नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीवीएन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं संदीप विश्वकर्मा आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ एसएससी, रेलवे, व्यापम और अदर वनडे एग्जाम्स के लिए जो साइंस आने वाली है उसकी श्रृंखला को, जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है गति, और गति का आज लेक्चर नंबर 2 है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। सभी सुनने वालों से एक आग्रह है कि आप इसके पहले गति का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए, इसके बाद इस लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा आप यदि हमसे जुड़े रहते हैं तो मैं पूरी फिजिक्स आप लोगों की यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, जहाँ हम इंश्योर करेंगे कि एक भी प्रश्न आपका इस फिजिक्स से बाहर ना जाए। तो बहुत डिटेल में और हम फैक्ट के साथ भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक में हमने कल पढ़ा था चाल के बारे में। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है वेग। वेग क्या होता है? वेग लगभग चाल के जैसा ही है। जहाँ चाल बोलती है, चाल होती है दूरी बटे समय, वहीं वेग बोलता है विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि वेग में विस्थापन आ गया है, इसीलिए वेग एक सदिश राशि मानी जाएगी। वेग एक सदिश राशि है, मतलब कि वेग को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे उत्तर की ओर, मतलब मैं वेग बता रहा हूं। ठीक है। अगर मैं सिर्फ ये बोलता 5 किलोमीटर, मतलब मैं चाल बता रहा हूँ। तो क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, इसीलिए इसको दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम बात करें इसका मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसीलिए वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब एक स्थिति बनती है दोस्तों, वो स्थिति क्या है? वो स्थिति ये है कि जब हम एक सीधी रेखा में चल रहे होते हैं, तो एक सीधी रेखा में जब हम चलेंगे तो जो वेग होता है और जो चाल होती है, ये दोनों बराबर होते हैं। वेग और चाल बराबर होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वेग और चाल जो होती हैं एक ही दिशा के लिए बराबर बराबर होंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर दिशा बदल जाए तो वेग बदल जाएगा। उसका कारण क्या होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, दिशा बदलने से वेग इसलिए बदलेगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब इस डायग्राम को आप देखें। इस डायग्राम में आप पाएंगे कि अगर मैं ए बिंदु यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर बी बिंदु पे आता हूँ, और ये सी बिंदु हम मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि ए बिंदु से बी बिंदु तक चला और बी बिंदु से सी बिंदु तक चला। तो चाल मेरी क्या होगी? देखिए, मान लो मेरे को इतना चलने में ये 4 मीटर, ये 3 मीटर और ये 5 मीटर, इसको चलने में मुझे 1 सेकेंड, इसको चलने में मुझे 2 सेकेंड लगते हैं, मान के चलते हैं। तो चाल क्या हो जाएगी? तो कुल दूरी कितनी चली है मैंने? तो 4 + 3 बटे समय कितना लगा है? 2 और 1 3। तो कुल मिला के आ जाएगा 7/3 मेरी चाल आ जाएगी। लेकिन जब हम वेग की बात करेंगे तो वेग क्या होगा? देखिए, दूरी तो हो गई 7, लेकिन जब वेग की हम बात करेंगे ना, तो वेग में विस्थापन को देखा जाता है। और विस्थापन क्या होती है? न्यूनतम दूरी होती है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। हमने अपने पिछले लेक्चर में इस टॉपिक पर बात किया हुआ है। तो क्योंकि ए और सी अंतिम और प्रारंभिक बिंदु हैं, अतः इनके बीच की दूरी 5 मीटर मानी जाएगी। और इस स्थिति में वेग जो होगा वो 5/3 यानी कि चाल से कम हो जाएगा। तो ये वो स्थिति है जब वेग चाल से कम होगा। तो मैंने क्या बोला? हमने ये बात की कि अगर एक ही रेखा में चलते हैं तो वेग और चाल बराबर हो जाएगा, लेकिन यदि अलग अलग दिशा हो जाती है तो जो वेग है वो कम हो जाएगा और चाल जो है वो ज़्यादा दिखेगी। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो वेग है ये चाल के या तो बराबर हो सकता है या तो फिर उससे कम हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है औसत वेग। औसत वेग क्या है? औसत वेग है कि कुल मिला के मान लो ए बिंदु से शुरू होकर के बी बिंदु तक गए,
बी से शुरू होके सी बिंदु तक गए, तो कुल जितना विस्थापन है और इस विस्थापन में हमें कुल जितना समय लगा है, इसके अनुपात को बोला जाता है औसत वेग। यानी कि औसत वेग बराबर अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? औसत वेग हो जाएगा। ठीक है, आप अगर एक उदाहरण से देखना चाहें तो उदाहरण से भी देखा जा सकता है। इसको आप खुद से कोशिश करने की कोशिश करें। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करें। यहाँ लिखा है कि एक कार 10 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड के बाद उसकी गति 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो हमें बोला है औसत वेग बताइए। हमने क्या पढ़ा है औसत वेग का? कुल विस्थापन। अच्छा, कुल विस्थापन कौन सा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 10 मीटर। अंतिम वेग क्या होगा आपका? 20 मीटर। और समय कितना लगा है? 5 सेकेंड। तो हम जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 20 10 30 बटे 5, यानी कि कुल मिला के 6 मीटर प्रति सेकेंड हमारा औसत वेग माना जाएगा। इस तरह से औसत वेग कुल प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 जब हम करते हैं तो हमारा औसत वेग निकल करके आ जाता है। मैं बहुत जल्द कुछ प्रश्नों की भी श्रृंखला लाने वाला हूं, जहां आप कुछ सामान्य से प्रश्न जो आपके वनडे एग्जाम में बनते हैं, उन प्रश्नों को आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब समझते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है आपेक्षिक वेग। तो आपेक्षिक वेग क्या है? आपेक्षिक वेग का मतलब है कि ए बिंदु के सापेक्ष बी बिंदु की स्थिति। मान लो ए बिंदु की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकेंड है और इसकी स्थिति क्या है? इसकी 15 मीटर प्रति सेकेंड है। तो जब सापेक्ष वेग देखा जाता है तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष कैसा वेग है और दूसरी वस्तु का पहली वस्तु के सापेक्ष कैसा वेग है, ये देखा जाता है। तो हम देखेंगे कि अगर ये ए वस्तु थी और ये बी वस्तु थी, तो ए वस्तु का वेग बी वस्तु के सापेक्ष कम है, क्योंकि ये सिर्फ 10 मीटर प्रति सेकंड है। और बी वस्तु का जो वेग है वो ए वस्तु के सापेक्ष ज़्यादा है, क्योंकि इनका वेग 15 मीटर प्रति सेकंड का है। तो सापेक्ष वेग, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष या दूसरी वस्तु का पहली वस्तु के सापेक्ष वेग जो होता है, उस वेग को सापेक्षिक वेग या आपेक्षिक वेग भी इसी को कहा जाता है। अगले बिंदु पर बात करते हैं। आसान है सभी बातें, बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे जो टॉपिक आपको शुरुआत में बताए जाते हैं, ये आप जब आगे बड़े टॉपिक्स पर बात करते हैं तो वहाँ आपको यहाँ पे ये मदद करते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, ताकि जब आप आगे फिजिक्स पढ़ें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब समझते हैं एक्सेलरेशन क्या है, त्वरण क्या है। तो त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। समझने के लिए, अगर मेरी गाड़ी पहले स्पीड कितनी थी 20, फिर स्पीड हो गई 22, फिर स्पीड हो गई 24, फिर हो गई 26, फिर हो गई 28, तो हमने देखा कि हर एक सेकेंड मेरी जो स्पीड है ना, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, हर एक सेकेंड के बाद मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो हर सेकेंड जब मेरी स्पीड बढ़ रही है तो इसी स्पीड के बढ़ने को हम त्वरण कहते हैं। हर बार वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो त्वरण की परिभाषा क्या बनेगी? त्वरण की परिभाषा बनेगी वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण को हम ए चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब मान लेते हैं कि वेग में परिवर्तन कितना है भाई साहब? डेल वी है। और समय का अंतराल कितना है भैया? तो डेल टी है। तो त्वरण कितना हो जाएगा? तो त्वरण ए बराबर डेल वी बटे डेल टी हो जाएगा। आगे बात करें, इसका मात्रक क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ की वेग है, तो वेग को हम मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं। और यहाँ समय है तो बटे में एस और लिखेंगे।
तो जब हम इनको एक साथ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बन के आएंगे, मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। तो इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। आगे बात करते हैं, एक शब्द और आता है मंदन। मंदन मतलब क्या होता है? मंदन मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण। जब ऋणात्मक त्वरण की हम बात करते हैं तो उसको मंदन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब पहले मान लेते हैं हमारी स्पीड 40 थी, फिर घट कर के 37 हो गई, फिर 35 हो गई, फिर 33 हो गई, तो हमने देखा कि हमारा जो वेग है निरंतर कम होते जा रहा है। तो इस स्थिति में जो त्वरण है वो ऋणात्मक है, और यदि त्वरण ऋणात्मक है तो ऐसे त्वरण को हम मंदन कहते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी बिंदु आपको समझ में आए होंगे। ये वनडे एग्जाम्स के हिसाब से पर्याप्त है। आगे हम बात करते हैं, अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो विमीय सूत्र जो इसका होता है वो होता है m0 l t-2। m0 l t-2 ये भी बनाया जाता है। इसके बारे में मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें हम सूत्र के द्वारा कैसे विमीय सूत्र को बनाते हैं ये मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए और लगातार इस वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए। आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई गाड़ी एक समान चाल से चल रही हो, तो अगर कोई गाड़ी एक समान चाल से चलती है तो हम बोलेंगे भैया त्वरण शून्य होगा। अब समझो कैसे। अब मैं ये बोलूं कि मेरी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, बाद में भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके बाद भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमने तो पढ़ा है कि त्वरण जो होता है वो वेग में परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पे वेग में तो परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। यहाँ तो पहले भी 20 की स्पीड है और बाद में भी 20 की स्पीड है। तो अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम एक और शब्द आता है त्वरण से संबंधित, उसको समझ लेते हैं। एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है कि कोई वस्तु अगर आपकी पृथ्वी से मुक्त अवस्था में नीचे की ओर गिर रही है तो क्या होगा मालूम है? जैसे जैसे वो पृथ्वी के पास आती जाएगी उसका जो वेग है वो वेग बढ़ता जाएगा। और यदि वेग बढ़ेगा मतलब हर एक सेकेंड में वेग में परिवर्तन होगा। वेग बढ़ने का मतलब है हर एक सेकेंड में वेग में परिवर्तन होगा। और यदि हर एक सेकेंड में वेग में परिवर्तन होगा तो यही तो त्वरण है, यही तो त्वरण पढ़ा है हमने। तो इस तरह के त्वरण को जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण होता है, उस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल जी से बताते हैं, दर्शाते हैं। और इसका जो मान है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड इसका मान होता है। अब हम अगले बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अब जो गति हमने पढ़ा है उसका कुछ ग्राफीय निरूपण करते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारी बातें यहाँ पे समझ में आएंगी। ग्राफीय निरूपण में पहला जो बिंदु है वो है आपका स्थिति। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ गति का ग्राफीय निरूपण, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं स्थिति समय ग्राफ। यानी कि हम बात कर रहे हैं स्थिति समय ग्राफ की। तो स्थिति समय ग्राफ को समझते हैं। अब मान के चलिएगा कि एक वस्तु विराम की अवस्था में है। अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो समय और विस्थापन का ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए, मान लो वस्तु 10 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है। कहाँ से? मूल बिंदु से। ये मूल बिंदु से कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। अब हमने देखा कि समय तो बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि वस्तु विराम में है
इसीलिए वो 10 मीटर पे थी तो अभी भी 10 मीटर पे है। तो वो 10 मीटर पे कितना भी समय आप बढ़ा लो, वो 10 मीटर के 10 मीटर में ही रहेगी। मतलब समय तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये पहली स्थिति है, ध्यान में रखें, जब वस्तु विराम में होगी। दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में बोला है कि जब त्वरण शून्य हो, तो जब त्वरण शून्य होगा तब क्या स्थितियां बनेगी, समझिए। देखिए, त्वरण शून्य का मतलब है एक समान गति से चलना। मतलब अगर 20 की स्पीड है तो हमेशा 20 की ही स्पीड से चलना। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका त्वरण शून्य होने की स्थिति बोलते हैं। इस ग्राफ को समझेंगे। समय मान लेते हैं कि यहाँ पे इस तरह दिखाया गया है, इस तरफ हमने विस्थापन को दिखाया है। तो आप देखेंगे कि स्पीड बिल्कुल एक सीधी रेखा हमको मिल रही है। सीधी रेखा क्या दिखाती है? सीधी रेखा दिखाती है एक समान स्थिति को। सीधी रेखा हमेशा एक समान स्थिति को दिखाती है। तो क्योंकि यहाँ सीधी रेखा मिली, इससे हमने ये देखा कि जो चाल है, विस्थापन और समय का जो ग्राफ है, उसमें एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही है। तो यदि एक समान चाल से चलेगी तो हमारा त्वरण क्या होगा? तो हमने अभी अभी सीखा है कि अगर वस्तु एक समान चाल से चलेगी तो त्वरण जो होगा वो शून्य माना जाएगा। अगले बिंदु पर बात करते हैं, स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 में अब क्या हो रहा है भैया? स्थिति नंबर 3 में ये हो रहा है कि त्वरण अब बढ़ रहा है, वो भी प्लस में बढ़ रहा है। मतलब पहले स्पीड 20 की, फिर 22 की, फिर 26 की, फिर 28 की। इस तरह से त्वरण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। देखिए, समय के बढ़ने के साथ साथ जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जाना मतलब विस्थापन ज़्यादा होगा। अगर स्पीड बढ़ेगी भैया तो विस्थापन ज़्यादा होगा। वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे समय जब आपका बढ़ता जा रहा है, जो विस्थापन है वो भी बढ़ते जा रहा है। अगले बिंदु पर बात करें, स्थिति नंबर 4 की। स्थिति नंबर 4 में ये बोला है कि ऋणात्मक त्वरण क्या होगा, इसकी स्थिति है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसमें समय बढ़ते जा रहा है, जो विस्थापन है उसका ग्राफ नीचे आ रहा है। नीचे आने का मतलब क्या है? कि विस्थापन कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो वेग है ना, जो चाल है, वो धीरे 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 करके कम होती जा रही है। अगर चाल धीरे धीरे करके कम हो रही है, मतलब कि जो त्वरण है वो त्वरण ऋणात्मक हो चला है। तो ऋणात्मक त्वरण का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ विशेष ध्यान रखना है, और जहाँ आपको विशेष ध्यान रखना होगा उस चीज़ को मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपको कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में इस तरह से फिट कर दूंगा कि आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक पर। अब हमने जो अभी देखा है ग्राफ, वो स्थिति समय का ग्राफ है कि किसी समय पर कोई वस्तु की स्थिति कहाँ पे थी। अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं वेग समय ग्राफ, कि वेग और समय में क्या ग्राफीय संबंध है। तो देखिएगा, पहले जो कंडीशन हमने ली है वो है आपकी नियत वेग की। नियत वेग मतलब, देखिए, नियत वेग का मतलब होता है कि वेग अगर हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड है तो बिल्कुल यही है, इससे एक भी ना तो बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है। इसी वेग को नियत वेग बोला जाता है। तो नियत वेग की क्या स्थिति है? तो देखिए भैया, समय के लगातार बढ़ते रहने के बाद भी जो वेग है वो बिल्कुल जितना पहले था उतना ही बना हुआ है। तो नियत वेग की स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। इसको ध्यान में रखें, अगर पेपर में ग्राफ आपको दिखा दे और 4 ऑप्शन दे दे कि ये ग्राफ किसका है, तो भी आपको यहाँ से प्रश्न बन जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर बात करें, स्थिति नंबर 2।
स्थिति नंबर 2 बोलता है नियत त्वरण से गतिमान। अब त्वरण नियत है। अच्छा, त्वरण नियत का मतलब क्या होता है भैया? त्वरण नियत का मतलब होता है, यहाँ वेग आएगा। त्वरण नियत का मतलब होता है कि जो वेग है वो एक समान गति से बढ़ रहा है। समझिए कैसे? पहले स्पीड थी 20, फिर हुई 22, फिर हुई 24, फिर हुई 26। तो हमने देखा कि यहाँ भी त्वरण दो मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, यहाँ पे भी 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा, यहाँ पे भी 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा। तो त्वरण तो नियत हुआ ना भैया। यहाँ पे भी 2 मीटर, यहाँ पे भी 2 मीटर और यहाँ पे भी 2 मीटर। तो इस स्थिति में जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा कि एक हमें सरल रेखा प्राप्त होगी। अच्छा, आप गौर करेंगे तो ये जो सरल रेखा है ये शून्य से नहीं गई है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं अशून्य। मतलब जब हमने गिनना शुरू किया या जब हमने काउंटिंग स्टार्ट की, तो उस स्थिति में पहले जो वस्तु का वेग था वो मान लो 5 था। ठीक है, कुछ भी था लेकिन शून्य नहीं था। बस इतना ध्यान रखिएगा। इसीलिए अशून्य आपकी स्थिति में जो वेग समय का ग्राफ होगा वो थोड़ा ऊपर से बनने वाला है। और शून्य की स्थिति में कहाँ से बनने वाला है? तो बिल्कुल इसके मध्य बिंदु यानी ओ बिंदु से बनने वाला है शून्य की स्थिति में। अगले बिंदु पर बात करते हैं, अगले ग्राफ की। स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 में लिखा है घटते त्वरण से गतिमान वस्तु। अब त्वरण जो हो रहा है वो लगातार घट रहा है। त्वरण कब घटेगा? जब वेग निरंतर घटेगा। तो इसको अगर हम वेग करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग में कमी आती जा रही है। और यदि जैसे जैसे समय बढ़ने से वेग में कमी आती जा रही है, इसी को तो हम इसको ग्राफ के थ्रू बताए हैं जिसमें घटता त्वरण दिखाया गया है। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है, इतनी बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कल अगले टॉपिक पर मैं कुछ अगले पॉइंट पर बात करूंगा। तो ये जो टॉपिक है आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत बेसिक टॉपिक हैं जो आपको आगे आने वाले इस लेक्चर में काम आएंगे। इसीलिए इनको अच्छे से देखिए। एक बार, दो बार, तीन बार इन वीडियोस को देखिए। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो स्पीड कम करके देखिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें आप इस चैनल को। और इसके अलावा आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही आपके एजुकेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू।